तो दोस्तों गेम ऑफ थ्रोन्स का एपिसोड 2 भी रिलीज हो गया है और यार इसे देखकर मैं एक बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये शो सच में गेम ऑफ थ्रोन्स की लीगेसी को आगे ले जा रहा है। सच में यार ये एपिसोड 2 और इसके पहले का एपिसोड 1 दोनों ही बहुत ही जबरदस्त थे और ये हमें सच में वेस्टेरोस की दुनिया में ले जाकर वही वाइब्स फील करवाते हैं जो वाइब्स हमें गेम ऑफ थ्रोन्स फील करवाता था। तो ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, हर एक चीज आपको हिंदी में समझाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये एपिसोड 2 स्टार्ट होता है क्रेडिट सीन से और इसे देखकर मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि यार एक्चुअली मैं इसे एपिसोड 1 में ढूंढ रहा था, लेकिन वहां जब मेकर्स ने कोई भी इंट्रो क्रेडिट नहीं डाला था तो उस समय में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। आप में से जो लोग भी गेम ऑफ थ्रोन्स देख चुके हैं उन्हें पता होगा कि वहां हर एपिसोड में दिखाई जाने वाली ये इंट्रो क्रेडिट सीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि वो एक तरह से मैप में हमें उन इंपॉर्टेंट जगहों को दिखाते थे जो उस एपिसोड की कहानी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अहम जगह थी। फ्रेंड्स, अब यहाँ जो हाउस ऑफ द ड्रैगन का पहला इंट्रो क्रेडिट सीन हमें यहाँ एपिसोड 2 में दिखा है वो भी कुछ कुछ जीओटी जैसा ही था, लेकिन यहाँ पर जो मैप दिखा रहे थे वो एक्चुअली में टारगेरियन फैमिली की ब्लड लाइन थी। एक तरह से आप इसे टारगेरियन फैमिली ट्री भी मान सकते हैं। तो खैर फ्रेंड्स, इसको मैं डिटेल्स में कभी बाद में समझाऊंगा, फिलहाल चलते हैं एपिसोड 2 की स्टार्ट पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड 2 का नाम है द रोग प्रिंस। फ्रेंड्स, रोग का मतलब होता है जो किसी की भी नहीं सुनता, मतलब ये शरारती टाइप का। तो द रोग प्रिंस का मतलब हुआ शरारती प्रिंस। और फ्रेंड्स, एपिसोड 1 में हम सब ने देखा है कि इस पूरे जो फैमिली है इसमें अभी जो किसी की भी नहीं सुन रहा हो शरारती टाइप का कौन है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये है डेमन टारगेरियन और इस एपिसोड का नाम उनके नाम के ऊपर रखा गया है। मतलब फ्रेंड्स, समझ जाओ कि इस एपिसोड में ये सिरफिरा कुछ न कुछ खुरापाती जरूर करने वाला है। तो ओके फ्रेंड्स, एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और पहले ही सीन में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां पर काफी सारी लाशें पड़ी हैं और इन सड़ी गड़ी लाशों को केकड़े पूरी तरह से खाकर कंकाल बना रहे हैं। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में ही सर कार्लिस वलेरियन ने राजा को बताया था कि ये कोई पायरेट्स हैं जिनको क्रेब फीडर कहा जाता है। ये लोग स्टेप स्टोन के पास जहाजों शिपों को रोककर उनमें लूटपाट कर रहे हैं, उनके लोगों को मार रहे हैं। तो पहले सीन में ये जो लाशें दिखाई गई हैं ये पूरी तबाही इन्हीं क्रेब फीडर ने मचाई है। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमको डायरेक्ट स्मॉल काउंसलिंग की मीटिंग दिखाई जाती है। यहां पर आपको फ्रेंड्स बता दूं कि ये टाइमलाइन एपिसोड 1 जहां खत्म हुआ था उससे 6 महीने आगे आ चुकी है। मीन किंग की वाइफ और उनका न्यू बॉर्न बेबी जो एपिसोड 1 में मर गए थे उनको अब मरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। तो खैर मीटिंग में सबसे पहले बात होती है कि एक किंग गार्ड हैं सर रियाम रेडविन, उनकी मौत हो चुकी है। वो एक काफी पुराने किंग गार्ड थे और नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड हेरोल्ड वेस्टरलिंग एक नए किंग गार्ड की मांग रखते हैं, क्योंकि किंग गार्ड्स की संख्या हमेशा 7 होनी चाहिए। यहाँ हेरोल्ड बताते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छे कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं और वो हैंड ऑफ द किंग सर ओटो को कहते हैं कि वो उनमें से किसी एक किंग गार्ड को सिलेक्ट करें। इसी बीच फ्रेंड्स मीटिंग में सर कार्लिस वेलेरियन आते हैं और आकर ही चिल्लाते हैं कि वो जो क्रेब फीडर हैं उन्होंने पूरा स्टेप स्टोन जला दिया है और उन्होंने एक वेलेरियन शिप को भी मार गिराया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान देना कि किंग का जो हैंड है सर ओटो वो एक अलग ही लुक देखकर कार्लिस को बोलता है कि मरे हुए लोगों को पैसे दे दिया जाएगा। मतलब यहाँ वो कंपनसेट की बात कर रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इन दोनों मतलब सर ओटो और सर कार्लिस के बीच में कोल्ड वॉर टाइप का फीलिंग पाएंगे और यही चीज हमने एपिसोड 1 में भी देखी थी। मतलब यार इन दोनों के बीच आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा बवाल होने की पूरी उम्मीदें हैं। तो खैर ये कंपनसेट वाली बात पर कार्लिस और भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे एक्शन चाहिए। सर कार्लिस आगे बोलते हैं कि जब हमारे पास इतनी पावरफुल आर्मी है, ड्रैगन है, तो हम उनको चुटकियों में ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं करते हैं? वो कहते हैं कि अगर ये क्रेब फीडर ऐसे ही आगे आते रहें तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें ये पैदा कर सकते हैं। वो ये सीधा कहते हैं कि स्टेप स्टोन को सींच कर क्रेब फीडर को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स किंग विसरिस बोलते हैं कि फ्री सिटीज के अगेंस्ट वॉर करना ठीक नहीं है और उनकी इस बात पर दूसरे सदस्य भी एग्री करते हैं। यहाँ पर किंग और बाकी लोगों के इस तरह के रिस्पॉन्स को देख के सर कार्लिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर ये क्रेब फीडर हमसे क्यों डरेंगे?
किंग का भाई जो है वो 6 महीने से अपने कुछ साथियों के साथ ड्रैगन स्टोन में जाकर उसको सीज करके रखा हुआ है और इस पर भी किंग ने उसके साथ कुछ नहीं किया। यहाँ पर फ्रेंड्स जब सर कार्लिस ये सब चीजें गुस्से में बोल रहे होते हैं उस समय हैंड ऑफ द किंग सर ओटो फिर उसे टोकते हैं और बोलते हैं कि देखो किंग के बगल में बैठ जाने से कोई किंग नहीं बन सकता, सो प्लीज अपनी आवाज नीची करो। फिर यहाँ पर किंग विसरिस आराम से सर कार्लिस को बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनकी पेंटोस और वलायरिस से बात चल रही है और वहां इन्होंने कुछ इनवॉय भी भेजे हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी ही वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स किंग की बेटी और एयर ऑफ द थ्रोन्स रेनेरा भी वही है और वो सबके गिलास भर रही है जैसा कि वो हमेशा करती है, जो हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। लेकिन यहाँ पर वो ये सब सुनकर मुड़ती है और कहती है कि हमारे पास ड्रैगन राइडर्स भी तो हैं, हम उन्हें वहां पर भेज देते हैं। रेनेरा की ये बात सब सुनते हैं लेकिन वो इसे ऐसे ही उड़ा देते हैं, कोई भी उसकी इस बात को तवज्जो नहीं देता है। और फिर किंग उसको कहते हैं कि रेनेरा तुम जाओ और नया किंग गार्ड का सिलेक्शन करो। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि रेनेरा किंग की एयर है और इस बात को 6 महीने हो चुके हैं जब किंग ने उसे अपनी एयर सिलेक्ट किया था, डिक्लेयर किया था, लेकिन अभी तक 6 महीने बाद भी उसको वो रिस्पेक्ट या वो पोजीशन नहीं मिल पा रही है जिसकी वो हकदार है। अभी भी बस उसका काम मीटिंग के दौरान ग्लास में ड्रिंक सर्व करना ही है और वो किसी भी बात पर अपनी राय नहीं दे पा रही है या कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही। तो खैर आगे के सीन में बुझे मन से रेनेरा बाहर चली जाती है और किंग गार्ड की सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट बनती है। हालांकि यहाँ उसको इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है कि आखिर उसको करना क्या है, तो यहाँ पर सर ओटो आते हैं और वो रेनेरा की थोड़ी सी हेल्प करते हैं। इसी दौरान फ्रेंड्स रेनेरा पूछती है कि क्या इन सभी में से जो कुछ सिलेक्टेड लोग हैं उनमें से किसी ने भी कभी कुछ ओरिजिनल वॉर लड़ी है, तो वहां पर उनको बताया जाता है कि एक शख्स हैं सर क्रिस्टोन कोल, उन्होंने एक्चुअल में एक बार रियल वॉर में पार्ट लिया था। तो बस जैसे ही रेनेरा ये सुनती है और सर क्रिस्टन कोल को देखती है वो तुरंत उनको किंग गार्ड बनाने का डिसीजन ले लेती है। यहाँ पर फ्रेंड्स हैंड ऑफ द किंग सर ओटो फिर अपनी टांग बीच में अड़ाते हैं और रेनेरा को बोलते हैं कि यहाँ जो बाकी लोग आए हुए हैं वो काफी अच्छे और बड़े घरानों से आए हुए हैं, तो अगर उनमें से कोई एक किसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके साथ और उनके घरानों के साथ हमारे रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देख रहे हो फ्रेंड्स ये जो ओटो है ना, ये हर जगह बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेलते हैं और हर जगह अपनी टांग अड़ाते हैं। राजा को तो ये काफी ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, हमने एपिसोड 1 में भी देखा और यहां पर भी देख रहे हैं, लेकिन रेनेरा के ऊपर इनका जोर नहीं चल पाया और जैसे ही इन्होंने कोशिश की रेनेरा को मैनिपुलेट करने की, रेनेरा ने तुरंत जवाब इनको दे दिया कि मेरे पिताजी की सुरक्षा वो ज्यादा अच्छे से कर सकता है जिसने कभी रियल लड़ाई में भाग लिया हो। और रेनेरा की इस बात के बाद ओटो के पास उसके लिए कोई भी जवाब नहीं था और उसको आखिरकार सर क्रिस्टन कोल को किंग गार्ड सिलेक्ट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम दो चीजें साफ देख पा रहे हैं कि अभी के जो प्रेजेंट किंग है किंग विसरिस, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, नरम है और काफी ज्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं दूसरों से, स्पेशली हैंड ऑफ द किंग जो भी ओटो है उससे। लेकिन जो नेक्स्ट मतलब आयरन थ्रोन पर बैठने वाली है प्रिंसेस रेनेरा, वो काफी ज्यादा बोल्ड है, काफी ज्यादा क्लियर है अपने डिसीजन में, तुरंत डिसीजन लेती हैं और जो उनको सही लगता है वही डिसीजन लेती है, किसी से इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होती है। तो चलिए एपिसोड आगे बढ़ता है और अगले सीन में हमें किंग विसेरस और हैंड ऑफ द किंग ओटो की बेटी एलिसेंट दोनों एक साथ दिखते हैं। फ्रेंड आपको याद होगा कि एपिसोड 1 में जब किंग की वाइफ की डेथ हुई थी उसके बाद यही जो राजनीति करता रहता है ओटो, उसने अपनी बेटी एलिसेंट को कहा था कि वो किंग के पास रहे, उसका ख्याल रहे, और एक्चुअली यहाँ पर उसकी ये चाल थी जो कि आप सब समझ सकते हैं। तो खैर यहाँ पर जब किंग और एलिसेंट आपस में बात कर रहे होते हैं तो हम ये समझ चुके हैं कि जो पिछले 6 महीने हैं तब से ही किंग और एलिसेंट लगातार साथ हैं और आपस में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस सीन में किंग विसरिस के सामने एक विशाल, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रखा हुआ है और ये वेलेरियन हिस्ट्री के बारे में है, उनके इतिहास के बारे में है। यहाँ पर बहुत अच्छे से किंग एलिसेंट को इसके बारे में बता रहा होता है। इसके बाद विसरिस एलिसेंट से उसकी बेटी रेनेरा को लेकर बात करता है क्योंकि रेनेरा एलिसेंट की बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, एपिसोड 1 में हमने देखा था। यहाँ पर फ्रेंड ध्यान देने लायक एक बात और भी है कि जब एपिसोड 1 में हमने एलिसेंट और रेनेरा को साथ साथ देखा था तो उस समय एलिसेंट के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी थी, काफी ज्यादा खुश मिजाज वो लगती थी। और जहां पर वो जो दूसरा फाइट वाला सीन था जो किंग ने रखा था वहां पर भी ये जो एलिसेंट थी रेनेरा के साथ काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन उसके बाद जब किंग की वाइफ की डेथ हुई और एलिसेंट के फादर ने कहा कि इसको आपको किंग के पास जाना है और किंग का ख्याल रखना है, तो वहां पर वो उसके जो फेस के एक्सप्रेशंस आए वो काफी बुझे बुझे थे और इससे साफ झलक रहा था कि वो बहुत मजबूरी में अपने पिता के कहने पर ही किंग के पास आ रही है, किंग से बात कर रही है और
और अभी भी जब इन दोनों का कन्वर्सेशन हो रहा है तो एलिसेंट काफ़ी ज़्यादा बुझी बुझी लग रही हैं और इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो खुश नहीं है किंग के पास आकर या किंग के को टाइम देखकर, या जो उसके फादर जो चाल चलना चाह रहे हैं उस चाल का बाग बनकर वो खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ रहा है। खैर यहाँ पर फिर किंग विसरिस पूछता है एलिसेंट से कि क्या हमारी ये बातें तुम रेनेरा को बताती हो, तो वहां पर ये बोलती है कि नहीं, यह बातें वो रेनेरा को नहीं बताती। इसके बाद वो कहती है किंग को कि आपको रेनेरा से ज्यादा बातें करनी चाहिए और थोड़ा फ्रीली रहना चाहिए, मन खोल के दिल खोल के एक दूसरे से आपको बातें करनी चाहिए। और इन्हीं सब बातों पर यहाँ पर किंग से एक ड्रैगन का स्ट्रक्चर गिर जाता है और वो टूट जाता है। अब फ्रेंड्स ये ड्रैगन कौन सा है, क्या है और इसके टूटने का क्या मतलब है, क्योंकि हमें पता है कि इस पूरी दुनिया में जो भी चीजें होती हैं छोटी से छोटी, उसका कुछ ना कुछ किसी और चीज से रिलेशन होता है। तो क्या ये ड्रैगन जो गिरकर टूटा है इसका भी कुछ रिलेशन होगा आगे आने वाली किसी इवेंट से, ये तो खैर हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वैसे इस ड्रैगन टूटने वाले सीन के ऊपर अगर आपकी कोई थ्योरी हो या आपको कुछ पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगले सीन में रेनेरा और एलिसेंट केप ऑफ बेलर में दिखाई जाती हैं। ये यहाँ पर किसी गॉड की मूर्ति के आगे थोड़ा डिस्कस करती हैं कि किंग की सेकंड वाइफ की चर्चाएं चल रही हैं और दोनों इस पर एग्री भी करती है कि हाँ उनकी सेकंड मैरिज होनी चाहिए, उनके और उनके इस राजपाट के लिए यही सबसे सही चीज है। यहाँ पर ये दोनों थोड़ा सा इमोशनल भी होती हैं, अपनी अपनी मदर को याद करती है। रेनेरा यहाँ पर ये विश करती है कि काश उसके पापा उसे एक छोटी सी बच्ची से बढ़कर भी कुछ समझे। फ्रेंड्स अगला सीन आता है और यहाँ पर किंग विसरिस एक गार्डन में सर कॉर्लिस वलेरियन और उनकी वाइफ मतलब किंग की कजिन रेनेस से मिलने जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले सर कॉर्लिस वलेरियन एक जबरदस्त डायलॉग मारकर किंग के होश उड़ा देते हैं और उसके बाद उनके सामने प्रपोजल रखते हैं अपनी बेटी लियाना से शादी करने का। सर कार्लिस किंग को समझाते हैं कि हम दो महान घराने हैं और अगर आपकी शादी हमारी बेटी से होती है तो फिर आयरन थ्रोन के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन हो जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स किंग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। यहाँ पर हमको साफ दिखाया जाता है कि किंग अपनी पहली वाइफ मतलब जो जिनकी डेथ हो गई थी एपिसोड 1 में उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसको मिस भी करते हैं और वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है दूसरी शादी करने के लिए। उनके एक्सप्रेशंस भी साफ साफ हमको दिख रहे हैं। किंग यहाँ बोलते भी हैं कि उनकी वाइफ को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहते। लेकिन ये दोनों सर कार्लिस और उनकी वाइफ उन्हें समझाते हैं कि राजा के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनके काफी सारे उत्तराधिकारी हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली लाइन हो जो आगे चल के उनके इस राज को आगे बढ़ाए। खैर उनकी इस बात पर राजा कुछ जवाब तो नहीं देते क्योंकि वो शॉक्ड थे, लेकिन एक कंफ्यूजन में भी थे। वो सोच रहे हैं कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेंड्स किंग को एक बीमारी है। ये चीज हमें एपिसोड 1 में भी दिखाई गई थी कि उनके पीठ में कुछ बीमारी है और काफी ज्यादा जो मेस्टर हैं वो इससे चिंतित है। अब इस चीज को आगे इस सीन में दिखा रहे हैं कि ये जो चीज है उनकी उंगली तक पहुंच गई है, एक उंगली उनकी आधी सड़ चुकी है और मेस्टर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इलाज के दौरान किंग अपने जो उनका हैंड है सर ओटो और बाकी जो सदस्य हैं उनको लॉर्ड कार्लिस का उनकी बेटी के लिए दिए गए शादी के प्रपोजल के बारे में बताता है। तो जैसे ही वो ये बताता है कि सर कार्लिस ने ये प्रपोजल दिया है कि उनकी बेटी से किंग शादी कर ले, ऑटो जो है जो हैंड है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो खुद लगा हुआ है अपनी बेटी को क्वीन बनाने में, हमने देखा है। तो वो एकदम से हैरान हो जाता है। लेकिन जो दूसरे जो सदस्य हैं जो मास्टर हैं यहाँ वो किंग को बोलते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल है और आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन मास्टर की ये बात सुनकर फिर ऑटो एक इनडायरेक्ट तरीके से किंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि आप किंग हैं और इस बारे में आपको ही फैसला लेना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूं और मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा कठिन है। अच्छा है जो मैं किंग नहीं हूं क्योंकि शायद मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाता। ये चीज़ें ऑटो किंग को बोलता है और क्लियरली उनको मैनिपुलेट करता है कि आप इस शादी के लिए ना बोल दीजिए। इन सब के बाद आता है अगला सीन और अगले सीन में हम सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर किंग सीधे डेट पर चले जाते हैं लॉर्ड कॉर्लिस की बेटी लेडी लियाना के साथ। और ये इतना ज़्यादा सीन शॉकिंग
और कॉमेडी से भरा है, क्योंकि ये जो लेडी लिएना है लॉर्ड कॉर्लिस की बेटी, ये सिर्फ 12 साल की है और मतलब एकदम बच्ची है, और किंग तो अच्छे खासे एज वाले हैं। तो जैसे ही हमको दिखते हैं कि किंग इतने बड़े होकर एक 12 साल की बच्ची के साथ डेट कर रहे हैं, गार्डन में घूम रहे हैं, तो बहुत ही अजीब ये सीन लगता है। खैर, इनकी इस डेट में ये दोनों इधर उधर की कुछ बातें करते हैं। यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि ये जो किंग है, किंग विसरिस, बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है लेडी लिएना के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली 12 साल की बच्ची है, बहुत ऑकवर्ड वो फील कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन साफ दिख रहे हैं, लेकिन अब मजबूरी है तो वो उसके साथ घूम के इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये लोग एक ड्रैगन वगार का जिक्र कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, जो कि काफी बड़ा ड्रैगन है, लेकिन किंग विसरिस लेडी लियाना को बताता है कि ये काफी टाइम से जो वगार ड्रैगन है इसको देखा नहीं गया है, और अभी वो कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता है। हो सकता है फ्रेंड्स आगे आने वाले एपिसोड्स में इस वगार ड्रैगन से हमारी मुलाकात हो जाए। खैर, इधर उधर की बात के बाद ये जो लेडी लिएना है, जो 12 साल की छोटी सी बच्ची है, ये अचानक किंग को डायरेक्ट बोलती है कि हमारी जब शादी हो जाएगी तो मैं आपको बहुत सारे बच्चे दूंगी। किंग जैसे ये सुनता है थोड़ा सा और अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये जो पूरी जो पट्टी है ये इसके फादर ने इसको समझाकर भेजी है। अगले सीन में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो किंग की बेटी है रेनेरा, वो दूर से खिड़की से ये देख रही है कि उसके पापा और ये 12 साल की छोटी सी बच्ची लेडी लियाना घूम रहे हैं, डेट कर रहे हैं। उसको समझ में आ जाता है कि इसके साथ उनके फादर की शादी की बात चल रही है, और वो थोड़ी सी शेड दिखाई देती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। और वो फिर जैसे ही वहां से जाती है, लेडी लियाना की जो मम्मी रहती हैं, वो रेनेरा को रोकती है और रेनेरा को काफी इधर उधर की बातें सुनाती है। उसका ये मतलब था कि रेनेरा अपने आप को प्रिंसेस ना समझे, ये जो पूरा जो पुरुष प्रधान समाज है वो किसी भी तरह से रेनेरा को प्रिंसेस या क्वीन नहीं बनने देगा। रेनेरा हालांकि बोलती है कि देखिए आप थे जो नहीं बन पाए, लेकिन मेरे फादर ने ऑफिशियली अनाउंस किया है और मैं तो बनूंगी ही। लेकिन यहाँ पर वो उसको समझाती है कि इतना आसान नहीं है, तुम ये डिक्लेयर होने के बाद भी अभी भी मीटिंग्स में सिर्फ ग्लास ही भर रही हो ना, फिर तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम बनोगी। ये लोग पूरा किंगडम जला देंगे लेकिन किसी लेडी को नहीं बनाएंगे। और ऐसा कहती है तो रेनेरा यहाँ पर चुप हो जाती है, और शायद उसको एहसास होता है कि ये कहीं ना कहीं ठीक बात बोल रही हैं। खैर, अगले सीन में हम फिर से देखते हैं कि किंग विसरिस और एलिसेंट अपने रूम में एक साथ हैं और काफी सारी बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर एलिसेंट किंग को एक गिफ्ट देती है, और जैसे ही किंग वो गिफ्ट खोलते हैं तो वो देखते हैं जो पिछले सीन में ड्रैगन उनके हाथ से गिरकर टूट गया था, ये वही ड्रैगन है। एलिसेंट ने इसको जुड़वा लिया है, और किंग इस ड्रैगन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और बहुत ही ज्यादा मतलब उनका एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है। और यहाँ से हमको एक झलक ये भी दिख रही है कि एलिसेंट के प्रति उनके जो दिल में कुछ फीलिंग्स जग रही है, ये यहाँ पर उनके एक्सप्रेशंस को देखकर साफ समझ में आता है। अभी इन दोनों की ये बातें चली रही थी कि अचानक हैंड ऑफ द किंग जल्दबाजी में रूम में आते हैं और किंग को बोलते हैं कि कुछ इमरजेंसी के कारण अभी स्मॉल काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है, तो आपको भी अभी तुरंत इसके लिए चलना पड़ेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप एलिसेंट के फेस पर वो एक्सप्रेशन देखकर समझ जाएंगे कि वो अपने फादर के कहने पर ही किंग से बार बार मिल रही है। मतलब वो काफी उदास दिख रही है, काफी अनकंफर्टेबल दिख रही है, और जैसे ही उसके फादर यहाँ आते हैं तो अपने फादर को देख के भी वो ऐसे एक्सप्रेशन दिखाती है कि मानो कि आपके कहने पे ही उसको ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। खैर, इसके बाद वाले सीन में दिखाया जाता है कि स्मॉल काउंसिलिंग की इमरजेंसी बैठक हुई है, जिसमें सभी मेंबर्स के होश काफी उड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, ये जो सीन है इस एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट सीन है, और यहीं से ये एपिसोड टर्न होने वाला है। यहाँ पर जो ड्रैगन की जो लोग देखभाल करते हैं, जो उनके केयर टेकर हैं, जो कि हमको एपिसोड 1 में दिखे थे, जो ड्रैगन्स को अंदर लेके जाते हैं गुफाओं में, उनको बांधते हैं, वो लोग यहाँ पर हैं। और वो यहाँ पर बताते हैं कि ड्रैगन का एक एग चोरी हो गया है और इसे डेमन टारगेरियन ने चुराया है। और इसके साथ साथ डेमन ने एक चिट्ठी भी छोड़ी है, और इस चिट्ठी को फिर पढ़ा जाता है, जिसमें लिखा हुआ है, डेमन ने लिखा है कि वो दूसरी शादी करने वाला है और उसकी होने वाली वाइफ प्रेग्नेंट है, और उसी होने वाले बच्चे के पालने में रखने के लिए उसने यह एक चुराया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि टारगेरियन हाउस की एक प्रथा है कि वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पालने में ही एक ड्रैगन एग को रख देते हैं, ताकि वो बच्चा ड्रैगन के साथ ही पले बढ़े और इन दोनों का आपस में एक रिश्ता बन सके। तो डेमन ने भी यहाँ अपने होने वाले बच्चे के लिए ही इस एग को चुराया है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर याद होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स में भी डेनेरियस जब प्रेग्नेंट थी तो तीनों ड्रैगन एग को अपने पास ही रखती थी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स स्मॉल काउंसिलिंग के सभी मेंबर्स डेमन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और किंग विसरिस को उस पर एक्शन लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ऐसे ड्रैगन एग्स को चोरी करना एक बहुत बड़ा अपराध, बल्कि ये राजा के साथ एक धोखा है। सभी मेंबर्स ये भी कहते हैं कि अगर अभी डेमन पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो लोग
आपको एक कमजोर राजा मानेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर रेनेरा भी है और वो भी ये सब सुन रही है और उससे हर बार की तरह इस बार भी रहा नहीं गया और उसने बीच मीटिंग में ड्रैगन्स के जो केयर टेकर्स हैं उनसे पूछा कि आखिर कौन से ड्रैगन का एग चोरी हुआ है। यहाँ पर ड्रैगन के केयर टेकर बताते हैं कि ये वो वही ड्रैगन एग है जो कि किंग के होने वाले बच्चे मीन जो रेनेरा का भाई था जिसकी एपिसोड 1 में पैदा होते ही डेथ हो गई थी उसके पालने में डालने के लिए रखा गया था। यह सुनकर रेनेरा और किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और किंग यहाँ बोलते हैं कि अब मैं खुद ड्रैगन स्टोन जाऊंगा डेमन को इसकी सजा देने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हैंड ऑफ द किंग सर ओटो फिर से टांग अड़ाते हैं और बोलते हैं कि किंग आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस मैटर को मैं संभाल लूंगा, मैं टैकल कर लूंगा, ड्रैगन स्टोन मैं जाऊंगा और ये ड्रैगन का अंडा मैं वापस लेकर आऊंगा। मतलब यार किंग के सामने अच्छा बनने का कोई भी मौका सर ओटो अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आगे इनका क्या होगा, किस तरह से ये पॉलिटिक्स खेलेंगे, मेरे को एकदम देखना है, मेरे को जानना है। खैर अब हम देखते हैं कि सर ओटो रेडी हो रहे हैं ड्रैगन स्टोर पर जाने के लिए और उनकी जो बेटी है एलिसेंट अपने फादर को रेडी कर रही होती है डेमन के खिलाफ और यहाँ पर सर कोल भी दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी अभी नए किंग गार्ड बने थे। फ्रेंड्स यहाँ पर एक और चीज जो मुझे लगी कि सर कोल को भी बार बार थोड़े से अजीब तरीके से दिखाते हैं, चाहे जब उनका सिलेक्शन हो रहा हो या अभी, तो मुझे बड़ा एक डर सा लग रहा है कि इनके साथ ना आगे कुछ ना कुछ होने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात याद दिला दूं कि एपिसोड 1 में किंग ने अपने भाई डेमन को आदेश दिया था कि वो रून स्टोन में अपनी वाइफ के पास चला जाए, लेकिन डेमन ने उनका ये आदेश नहीं माना था और वो सीधे ड्रैगन स्टोन चला गया था और अपने साथ सिटी वॉच को भी लेकर गया था। पहले वो उनका लीडर था तो वो उनको भी अपने साथ लेकर गया और ये सब अब उसके साथ मिल गए हैं और अब इस बात को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और डेमन ड्रैगन स्टोन को सीज करके बैठा हुआ है, वहां पर डेरा जमा के बैठा हुआ है। खैर जाने से पहले सर ओटो एलिसेंट को फिर से ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, तुम किंग के पास जाना, किंग का ध्यान रखना, उनके साथ ही रहना। यहाँ पर एलिसेंट को देखकर फिर से ऐसा लग रहा है कि उसे ये बात अच्छी नहीं लगी और वो फिर से अगर वो किंग के पास जाएगी अपने फादर के कहने पर तो वो एक अपनी मर्जी से नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स अब फाइनली आता है इन दोनों एपिसोड, जो एपिसोड 1 हुआ था और ये जो एपिसोड 2 है, इन दोनों एपिसोड्स का सबसे शानदार मोमेंट, क्योंकि अब हमें दिखाया जाता है टारगेरियन हाउस ड्रैगन स्टोन। फ्रेंड्स ये सीन बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया है और हम देखते हैं कि एकदम बादलों और कोहरे से ड्रैगन स्टोन ढका हुआ है और काफी ऊपर से हमें ये सीन दिखता है जो एकदम खूबसूरत दिखता है और हमें काफी ज्यादा रोमांचक वाइब्स देता है। फिर इस शानदार सीन में हम आगे देखते हैं कि एक तरफ से सर ओटो हाईटावर अपनी आर्मी के साथ आ रहे हैं और फिर सामने से हमारे द रॉक प्रिंस मतलब डेमन टारगेरियन अपने लोगों के साथ आते हैं। यहाँ पर डेमन के हाथ में वो ड्रैगन एग भी है जो उसने चुराया है। फिर ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं। यहाँ पर ओटो डेमन को कहते हैं कि ये एग हमें वापस करो और तुमने राजा की बात ना मानकर राजा के अगेंस्ट काम किया है। तुम्हें राजा ने रून स्टोन जाने को कहा था लेकिन तुमने उनकी बात ना मानकर यहाँ आकर बैठे हुए हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ सर ओटो डेमन की गर्लफ्रेंड को भी काफी भला बुरा कहते हैं। मतलब यार मुझे लगा नहीं था कि सर ओटो भी इतनी बात कर सकते हैं, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग। खैर इसी गर्मा गर्मी में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर तलवारें तान देते हैं और इनके जो लोग इनके पीछे वो भी अपनी अपनी तलवारें एक दूसरे पर तान देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर तलवारें तानने के बाद सुनाई आती है खूंखार आवाज। ड्रैगन स्टोन के ऊपर से आता है एक बहुत बड़ा रेड कलर का ड्रैगन। फ्रेंड्स ये है डेमन का ड्रैगन कराक्सेस। फ्रेंड्स सच में कराक्सेस जिस तरह से आगे आकर सर ओटो और उनके लोगों को देखकर घूरता है तो इन सबके फेस देखने लायक होते हैं। जबरदस्त सीन रहता है। सर ओटो, सर कोल सबकी इस ड्रैगन को देखकर जबरदस्त तरीके से फट जाती है और यहाँ आखिरकार सर ओटो को बोलना पड़ता है अपने लोगों को कि यार तलवारें अंदर रख दो, तलवारें नीचे कर लो। फ्रेंड्स ये सब हो ही रहा था कि उसी पल आसमान में दिखता है एक और बहुत बड़ा ड्रैगन और जब ये ड्रैगन नीचे आता है तो पता चलता है कि ये तो रेनेरा है जो अपने ड्रैगन सेरेक्स के साथ ड्रैगन स्टोन तक आ गई है। ये सीन देखकर यार बहुत मजा आ जाता है। मतलब रेनेरा जिस तरह से उतरती है ना एकदम ठसन से उतरती है, मतलब हमें गेम ऑफ थ्रोन्स की डेनेरिस याद आ जाती है उसे देखकर। खैर रेनेरा को ऐसे ड्रैगन स्टोन पर देखकर सब कोई हैरान हो जाते हैं। फाइनली रेनेरा सेरेक्स से उतरती है और सीधे अपने अंकल डेमन के पास जाती है और कहती है कि आपको यह सब नहीं करना चाहिए था, ड्रैगन स्टोन एक्चुअली में मेरा है, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। डेमन उससे कहता है कि अभी तुम छोटी हो और जब तुम बड़ी होगी ना तब ड्रैगन स्टोन तुम्हारा होगा। यहाँ रेनेरा डेमन की गर्लफ्रेंड को देखती है और फिर बोलती है कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, क्या ये प्रेग्नेंट है। मतलब वो थोड़ा सा शक जाहिर करती है उसके प्रेग्नेंट होने पर और यहाँ पर डेमन कहता है कि ये अभी प्रेग्नेंट
नहीं है, लेकिन जब भी होगी उस पल के लिए, तब के लिए मैंने ये एक रखा हुआ है अपने पास। यहाँ पर पीछे खड़ी हुई जो उसकी गर्लफ्रेंड है काफी गुस्से में डेमन को देख रही होती है। तो फ्रेंड्स आखिरकार यहाँ पर हमको पता चलता है कि डेमन ने ये जो प्रेगनेंसी वाली बात बोली थी वो एकदम झूठ थी। उसकी गर्लफ्रेंड कोई प्रेग्नेंट नहीं है और वो बस यूं ही राजा को एक उंगली करना चाहता था, इसलिए उसने वो एग चुरा लिया। मतलब फ्रेंड्स समझ रहे हो ना, ये एकदम गजब टाइप का है। डेमन का जो कैरेक्टर है ना एकदम अजीबोगरीब है। मतलब जबरदस्ती एक तो राजा की बात माना नहीं है और ड्रैगन स्टोन में चला गया है, अब 6 महीने तक बैठा हुआ है, अब कुछ और नहीं हो रहा, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी, तो ये फिर से लगा है उंगली करने में और गया है और ड्रैगन का एग चोरी कर ले आया है और ऊपर से उल्टी मतलब झूठी स्टोरी बना दिया है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। मतलब यार एक तरह से राजा के साथ ब्लफ गेम ये खेल रहा है। फिर इसके बाद रेनेरा इससे बोलती है कि अगर आपको यही सब करना है, आपको किंग बनना है, तो मुझे अभी जान से मार दो, एक बार में ही ये कहानी पूरी खत्म कर दो। मैं नहीं चाहती कि बार बार ये सब चीजें हो, अभी मैं आपके सामने हूं, मुझे मार दो और एक बार में ये सब खत्म कर दो। रेनेरा की इस बात पर डेमन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसके फेस पर क्लियर हमको दिखता है कि 12 बजे हुए हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा आखिर करूं तो क्या करूं। और आखिर में वो रेनेरा को वो ड्रैगन एक दे देता है और उसके एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि यार तू जा, ये ले ड्रैगन एक, तू जा, मैंने तो ऐसे मस्ती मजाक में चोरी कर लिया था, तू इतना सीरियस ले रही है तो ले, तू ये ले ड्रैगन एक, जा यार और मैं भी जा रहा हूँ। ये कहकर वो ड्रैगन स्टोन में अंदर चले जाता है। इसके बाद डेमन जब अंदर जाता है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसे काफी ज्यादा नाराज है और गुस्सा है। वो उस पर चिल्ला देती है कि तुम ये सब करके मेरी जान को बहुत ही ज्यादा खतरे में डाल रहे हो। तुम एक तो टारगेरियन हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं होगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मेरी आखिर क्या औकात है? मैं तो कुछ भी नहीं हूं इनके सामने, मेरा तो ये लोग कभी भी सर एकदम सर कलम कर देंगे। तो यार तुम मेरी जान के साथ क्यों खेल रहे हो? और ऐसे सब भड़क कर ये इसको डेमन पर चिल्लाकर वो निकल जाती है। और उसकी बात सुनकर डेमन बेचारा कुछ भी नहीं बोलता, वो ही उसके 12 बजे हुए हैं, उसको मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि यार बाहर रेनेरा ने उस पर सुना दिया, अंदर उसकी गर्लफ्रेंड ने सुना दिया, मतलब बेचारा वो करे तो क्या करे। मतलब अब इतना बेचारा फ्रस्ट्रेट आदमी अंडा नहीं चुराएगा तो और आखिर क्या करेगा। खैर इसके आगे कहानी वापस आती है किंग लैंडिंग में और यहाँ राजा जो है किंग विसरिस ये स्मॉल काउंसिलिंग के एक मेंबर से रात में अकेले मिलने आते हैं और ये है मास्टर ऑफ लॉस मतलब कानून के ज्ञाता। किंग एक्चुअली उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी पर्सनल राय क्या है सर कार्लिस वलेरियन के उनकी बेटी से किंग की शादी वाले प्रस्ताव पर। यहाँ पर मास्टर ऑफ लॉ कहते हैं कि आपको ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि सर कार्लिस वलेरियन बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल हैं, वो आपका दोस्त बनकर रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसको परेशान करना या उसको नाराज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बेहतर होगा कि उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लें, सबकी भलाई इसी में है। और तभी यहाँ पर एक किंग्स गार्ड आता है और राजा को बोलता है कि प्रिंसेस ड्रैगन स्टोन से वापस आ गई हैं। राजा ये सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था, वो एकदम शॉक हो जाते हैं और मतलब उनका ये रिएक्शन रहता है यार ये कब हो गया यार, रेनेरा ड्रैगन स्टोन कब चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा और रेनेरा अकेले में बात कर रहे होते हैं। राजा रेनेरा को बोलते हैं, अपनी चिंता बताते हैं कि क्यों ड्रैगन स्टोन तुम गई, ड्रैगन स्टोन जाके तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें अगर कुछ हो जाता, तुम अगर मर जाती तो मेरा क्या होता, तुम मेरी एकमात्र उत्तराधिकारी हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर रेनेरा काफी खुश है जो कि वो कर आई है। वो राजा को बताती है कि आप ये तो पूछिए कि वहां आखिर हुआ क्या। वहां मैंने बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए, बिना एक खून की बूंद बहाए, सिर्फ बातों बातों में ही पूरा मामला सॉल्व कर दिया और ड्रैगन एक को भी वापस लेकर आ गई। उसकी इस बात पर राजा यहाँ पर रेनेरा से थोड़ा इंप्रेस नजर आते हैं और इनडायरेक्टली ही वो रेनेरा की तारीफ करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे मूड में हैं और पहली बार थोड़ा दिल खोल के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किंग रेनेरा को काफी इमोशनल होकर ये बोलते हैं कि वो रेनेरा की माँ को काफी प्यार करते हैं और उसे वो कभी भी भूल नहीं सकते, हमेशा उसे मिस करते रहते हैं। किंग आगे बोलते हैं लेकिन अब धर्म का पालन करते हुए उसे इस राज्य के लिए दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी, ये उसकी मजबूरी है और इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी माँ से प्यार नहीं करते या उसकी माँ को भूल गए हैं। यहाँ पर रेनेरा को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसके अलावा उसके फादर भी हैं जो उसकी माँ को उतना ही प्यार कर रहे हैं, उतना ही मिस कर रहे हैं। रेनेरा यहाँ पर बहुत समझदारी दिखाते हुए अपने फादर को एक कॉन्फिडेंस देती है, अपने फादर को कहती है कि फादर आप दूसरी शादी करिए, आपको करना भी चाहिए और सबके लिए यही फैसला एकदम ठीक है। तो इसी के साथ होती है अगली सुबह। यहाँ पर किंग विसरिस सभी मेंबर्स को बुलाए हुए हैं और वो अपना फैसला सुनाते हैं कि फाइनली उन्होंने दूसरी शादी करने का डिसीजन ले लिया है। सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन
आगे वो सबको चौंकाते हुए बोलते हैं कि वो शादी करेंगे एलिसेंट से, मतलब हैंड ऑफ द किंग सर ओटो की बेटी एलिसेंट से वो दूसरी शादी करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स अभी सब जगह वो लेडी लियाना के साथ ही उनकी बातें चल रही थी, तो सबको लग रहा था कि वो उसके साथ हाँ बोलने वाले हैं, लेकिन किंग ने लास्ट में एलिसेंट का नाम लेकर सबको चौंका दिया। रेनेरा इस बात से काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि एलिसेंट उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, और पहला शौक उसको ये लगा होगा कि एलिसेंट ने अभी तक उसको इस बारे में कुछ नहीं बताया, और दूसरा ये कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी मदर के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पर रेनेरा के एक्सप्रेशन से समझ में आ गया कि उसको काफ़ी बुरा लगा और वो उसी समय वहाँ से चली गई। लेकिन फ्रेंड्स एक और शख्स हैं जिसको रेनेरा से भी ज़्यादा बुरा लगा है, और वो हैं सर कार्लिस वलेरियन, क्योंकि यार उन्होंने राजा को प्रस्ताव दिया था अपनी बेटी लियाना से शादी करने का, और मतलब राजा ने शादी करने का डिसीजन तो ले लिया लेकिन एलिसेंट का नाम लिया और लेडी लियाना को रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें सर कार्लिस वलेरियन की बहुत बड़ी बेइज्जती है। और यहाँ पर हम ये भी चीज़ नोटिस करेंगे कि जो किंग हैंड ऑफ द किंग है सर ओटो, वो मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी पूरी चाल थी अपनी बेटी को स्टार्टिंग से राजा के पास बैठकर उनके क्लोज लाने में, और अपनी इस चाल में वो पूरी तरह सक्सेसफुल रहे हैं। और उनके जो ये दुश्मन है एक तरह से सर वलेरियन, वो यहाँ पर उनकी इंसल्ट हो गई, तो उसमें मतलब एक तीर से उन्होंने दो निशाने यहाँ पर कर लिए। खैर इसके बाद एपिसोड के आखिरी सीन में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि सर कार्लिस वलेरियन ड्रिफ्ट मार्क पर डेमन के साथ एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। कार्लिस डेमन को बोलते हैं कि स्टेप स्टोन पर अब बैटल करना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये जो क्रेव फीडर हैं उन्होंने इनकी नाक में दम करके रख दिया है और उनको उससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। कार्लिस डेमन को बोलता है कि वो उसकी मदद करे स्टेप स्टोन पर लड़ाई जीतने में, इससे डेमन के लिए भी लोगों में जो अंदर जो इज्जत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि किंग विसरिस जो हैं वो एक काफी कमजोर राजा हैं जो कि जंग से डरता है, वो कुछ भी नहीं करता, किंग्स लैंडिंग में खाली मजे करते रहता है। उनकी ये बात डेमन को अच्छी नहीं लगती, मतलब डेमन अपने भाई की बुराई नहीं सुनना चाहता। वो कहता है कि भाई देखिए, अपने भाई के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ लेकिन आप नहीं बोल सकते मेरे भाई के बारे में। मतलब यहाँ पर हमको देखता है कि डेमन के मन में अभी भी अपने भाई के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इसके बाद फ्रेंड्स एपिसोड खत्म होने से ठीक पहले आखिरी सीन आता है और इसमें हम देखते हैं क्रहास ड्रहार मतलब द क्रेव फीडर की पहली झलक। खत्म होता है फ्रेंड्स हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड 2 बहुत सारी अधूरी चीजें छोड़कर, जिनमें से कुछ शायद पूरी हो एपिसोड 3 में, और एपिसोड 3 में शायद हमको फ्रेंड्स कुछ अच्छे खासे एक्शन सीन्स या फाइट भी देखने को मिल सकती है। तो ओके फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, और एपिसोड 2 आपको कैसा लगा, आपके क्या व्यूज है इसके बारे में ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और यार अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे अभी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।